What is sound? Sound is a form of energy which produces sensation of hearing in our ears. ठीक है, ये क्या है? साउंड चैप्टर की समरी है. तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensation of hearing. नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है वेव्स की. आपको मालूम है साउंड ट्रेवल कैसे करती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. ठीक है, तो व्हाट आर साउंड वेव्स? साउंड वेव्स का डेफिनेशन ये है, साउंड वेव इज वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से, है ना. अभी और डिटेल में देखेंगे. व्हाट इज साउंड वेव? इट इज अ वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस इन अ मीडियम व्हिच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ठीक है, साउंड वेव्स किस टाइप की होती हैं? लॉन्गिट्यूशनल की ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूशनल. और जो लाइट वेव्स होती हैं, लाइट, वो किस फॉर्म में होती है? वो होती है ट्रांसवर्स. आप याद रखेंगे साउंड और वेव्स और लाइट वेव्स में यही डिफरेंस होता है कि साउंड वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूशनल और लाइट वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स. ठीक है, अभी और डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको. तो लॉन्गिट्यूशनल वेव्स क्या होती हैं? व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ. वाइब्रेशन यहाँ बैक एंड फोर्थ है, मतलब साउंड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पार्टिकल्स भी ऐसे ही वाइब्रेट करते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे. ठीक है, जिससे कहीं बनता है कंप्रेशन. पार्टिकल्स बहुत पास पास आ गए तो कंप्रेशन, दूर दूर हो गए तो रेफ्लेक्शन इन द सेम डायरेक्शन. ऐसे वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूशनल वेव. एंड वेव्स कैन ट्रैवल इन ऑल सॉलिड लिक्विड गैसेस. ठीक है, साउंड वेव्स. ट्रांसवर्स की वेव्स की बात करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव्स आर लाइक रिपल्स इन द वाटर. जैसे कि रिपल्स होते हैं ना, ऐसी लहरें, ये ट्रांसवर्स वेव्स का फॉर्म्स है. तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऐसा है तो पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं ट्रांसवर्स में. तो ट्रांसवर्स में पार्टिकल के वाइब्रेशन और प्रोपगेशन के बीच में 90 डिग्रीज होता है. किसमें? ट्रांसवर्स में. लॉन्गिट्यूशनल में सेम डायरेक्शन, पैरेलल, इट इज पैरेलल. ठीक है, और डिटेल में फिर डिटेल वाली शीट में देखेंगे, ये तो फिर सिर्फ समरी है. अच्छा, एक चीज होता है एलिवेशन, जिसको बोलते हैं क्रेस्ट, है ना, ये क्रेस्ट है. दूसरा होता है डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं ट्राफ. ये नीचे बन गया ट्राफ. ओके. एक्सपेरिमेंट टू शो साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल. आपको एक्सपेरिमेंट याद है? कौन सा एक्सपेरिमेंट था? बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट. हमने क्या किया था? हमने एक बेल ली थी, बेल, और उसको हमने जार के अंदर रख दिया था. और फिर जब हमने बेल बजाई तो हमें सुनाई दी. और नेक्स्ट में फिर हमने क्या किया? फिर से बेल रखी अंदर, लेकिन उसमें से हमने एयर पंप आउट कर दी. जैसे जैसे अब हम बेल बजा रहे हैं, ठीक है, आवाज आ रही है, जैसे जैसे आप इसकी एयर निकाल लोगे क्या होगा? साउंड कम होते होते खत्म. जैसे इसके अंदर वैक्यूम बनेगा कुछ भी सुनाई नहीं देगा. तो वैक्यूम मींस नो मीडियम. जब मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा. बज रहा है लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी. ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे. वेवलेंथ, ये एक वेव है, वन कंप्लीट वेव. हाँ,
और ऐसे वेव चलती रहती है। बोलता है द मिनिमम डिस्टेंस इन विच द साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ। ये मिनिमम डिस्टेंस जिसके बाद यही वेव रिपीट करेगी, है ना, यही वेव फिर से रिपीट करने वाली है अपने आप को। द मिनिमम डिस्टेंस इन विच द वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। डेफिनेशन क्लियर है? सिंपल वर्ड्स में द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, ओ से निकला ए बी, तो ओ से ए ये हाफ वेव है, बी तक जाएगा तब वन कंप्लीट वेव, डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर कॉल्ड लैम्डा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, दो जो है क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी वेवलेंथ कहते हैं, और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ के इक्वल ही होता है। ठीक है, सो इट इज द लेंथ बिटवीन टू कंप्रेशन और टू एडजेसेंट रैरफैक्शन, वो भी वेवलेंथ होता है। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, क्योंकि वेवलेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस। क्लियर हो गया? मिनिमम डिस्टेंस इन विच द वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है अबाउट द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। ये ओरिजिनल पोजीशन है, बीच वाली लाइन जो चल रही है वो ओरिजिनल पोजीशन है। मान लो मैं इसको x और इसको y बोलता हूं, तो ये जो डिस्टेंस है x y, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक पूरी वेव पास होने में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। ठीक है, द टाइम टेकन for one vibration to complete is time period. Next is frequency. What is frequency? Number of waves produced in 1 second. एक सेकेंड, ये जरूरी है, एक सेकेंड में जितनी वेव्स पास हो गई उसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। शॉर्ट में आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर सेकेंड एक ही चीज तो होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 1 सेकेंड में 10 वेव्स निकल गई, फ्रीक्वेंसी विल बी 10 हर्ट्ज। व्हाट इज हर्ट्ज? SI यूनिट, और बड़ा यूनिट किलोहर्ट्ज, रिप्रेजेंटेड बाय F, फ्रीक्वेंसी के लिए F, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। V बना के थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर्व कर देते हैं, इसको बोलते हैं न्यू, ग्रीक लेटर, और बहुत सारी बुक में हमें F भी मिलता है। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। देखिए ये एग्जांपल है, इट कंप्लीट्स 10 वेव्स इन 1 सेकेंड। इट कंप्लीट्स 10 वेव्स इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितनी वेव्स हैं? 10। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी? फ्रीक्वेंसी हो गई 10। अगर इसी अबव इक्वेशन में मैं 10 से दोनों साइड डिवाइड कर दूं तो ये क्या आएगा? 1 वेव, और ये क्या हो जाएगा? 1/10 सेकेंड्स। तो आपने देखा 1 वेव का टाइम आ गया 1 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, और ये 1/10 सेकेंड क्या है? टाइम टेकन बाय 1 कंप्लीट वेव, ये टाइम पीरियड है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी थी 10 और टाइम आया 1/10, तो आपने देखा ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। यस, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन f। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ अ वेव। वेलोसिटी तो आप समझते ही, वेलोसिटी जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वैसे ही
वेलोसिटी, ज्यादातर साउंड स्पीड कहते हैं, दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, ध्यान रखेंगे, है ना। और जो स्पीड डिस्टेंस टाइम हमने किया वैसे ही, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि हम लोग अभी यहाँ वेव की बात कर रहे हैं, साउंड वेव की। तो अगर मुझे स्पीड निकालना है, व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम यहाँ क्या ले लेंगे? वेवलेंथ, लैम्डा, डिवाइडेड बाय टाइम को क्या ले लेंगे? टाइम पीरियड। क्या मैं इसको इनटू 1 कह सकता हूँ? यस। V इज इक्वल टू लैम्डा, 1 अपॉन टी होता है फ्रीक्वेंसी। ये आपका पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला भूलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि खुद ही बना लेंगे, है ना। स्पीड आपने लिखा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ इनटू टाइम डिवाइड बाय टाइम, 1 अपॉन टाइम का फ्रीक्वेंसी हो गया। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इज प्रोवाइडेड बाय द आउटसाइड सोर्स। ठीक है ना, मतलब आपने क्या किया, आपने मान लीजिए मैं ड्रम की बात कर रहा हूं, तो आपने ड्रम को बीट किया, तो ये आउटसाइड सोर्स हो गया बीट करना। बीट करने से क्या हुआ? उसका मेम्ब्रेन जो है वाइब्रेट करने लगा। ठीक है, तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। वो आप किसी भी तरीके से आप वाइब्रेशन करें, देखिए जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, फ्लूट में वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, मेम्ब्रेन वाले जो होते हैं लाइक ड्रम, तो उसमें उसका मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है। और कुछ वाइब्रेटिंग प्लेट्स होते हैं, मंजीरा, उसकी पूरी की पूरी मेटल प्लेट, और भी बहुत सारे मंजीरा और उस टाइप के और भी मेटल प्लेट्स होते हैं जिनको अपन डायरेक्ट बीट करते हैं। तो इसमें वाइब्रेशन सेट होता है जब हम उसमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेम वे हमारे थ्रोट में होता है वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स मतलब बीच में 2 पट्टी होती है, उसके बीच से हम लोग जब एयर ब्लो करते हैं तो वो वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट करती है। तो हमारे बोलने से भी वाइब्रेशन हो रहा है, इनफैक्ट वाइब्रेशन है तभी साउंड निकल रही। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड तभी होगा व्हेन देयर इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को सेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से एक चीज होना चाहिए, तभी साउंड ट्रैवल करेगी। मून में नहीं करेगी, देयर इज नो मीडियम, और स्पेस में नहीं करेगी, साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगी। आप बाजू बाजू में खड़े होकर चिल्लाएंगे तब भी सुनाई नहीं देगा, बिकॉज देयर इज नो मीडियम। हमने पढ़ा था बेलजार वाले एक्सपेरिमेंट में कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और अ गैस। सो साउंड वेव्स आर आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। क्यों मैकेनिकल वेव्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे नीड मीडियम टू ट्रैवल। यहां पर देखिए जरा कि साउंड वेव्स कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, बट लाइट वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। लाइट वेव्स होती हैं कैसी वेव्स? ट्रांसवर्स। उनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। लेकिन साउंड वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी, वेदर इट बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो साउंड जो है 15 टाइम्स फास्ट है इन स्टील एज कंपेयर टू एयर। इफ देयर इज नो एयर, दैट मीन्स वैक्यूम, साउंड विल नॉट ट्रैवल। ठीक है, स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स
ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का बना है। मतलब कि अगर गैसेस हैं तो स्पीड सबसे कम रहेगी, और सॉलिड है तो सबसे फास्ट रहेगी, और लिक्विड में मीडियम। सॉलिड में क्यों? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। तो डेफिनेटली स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द मीडियम। Does it depend on temperature? Yes. Temperature increase, speed of the sound increase. Also humidity. More the humidity, more the speed of sound. ये 3 पॉइंट ध्यान रहेगा आपको। देखिए यहाँ पर कुछ मीडियम में साउंड की स्पीड दी है, जैसे कि एयर की है 346, कहीं कहीं पर 344 भी लेते हैं। ठीक है, ये ड्राई एयर 20 डिग्रीज का दिया हुआ है। वाटर 1498, नियरली 1500। सी वाटर, क्योंकि इसमें सॉल्ट भी डिजोल्व है, 1531। कॉपर 3750। आयरन और स्टील 5950 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड। अब डिफरेंस आप देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि एयर में साउंड ट्रेवल करता 346 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, और स्टील में 5950। कितनी ज्यादा स्पीड है। टेलीफोन का तार जो है कॉपर का होता है, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर, उसमें स्पीड काफी ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम इससे भी ज्यादा, एल्यूमिनियम में इससे भी ज्यादा। नेक्स्ट है सोनिक बूम। व्हाट इज सोनिक बूम? सबसे पहले तो एक टर्म होता है सुपरसोनिक। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा हो, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। ठीक है, जैसे कि जेट प्लेन्स, जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है, उसको बोलते हैं हम सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। ठीक है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जब उड़ता है तो वो प्रोड्यूस करता है सोनिक बूम। What is sonic boom? It is intolerable noise which causes pain in the ear. ठीक है, जैसे आप डीजे सुनाई देते हैं, बाजू से जा रहा है तो धम धम ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं कि पर्दा हिलने लगता, कांच हिलने लगता है ना। और वो अगर उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा होगी तो कांच टूट भी जाएंगे, उसको बोलते हैं सोनिक बूम। साउंड की स्पीड और लाइट की स्पीड में क्या फर्क है? साउंड की स्पीड है 344, हमने अभी पढ़ा था 346, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन स्पीड ऑफ द लाइट इज 300 मिलियन। आसानी से याद रखना है, 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर, लाख में कितने जीरो होते हैं? 5, और किलोमीटर में 3, तो 5 3 8 जीरो, आगे 8 जीरो मीटर पर सेकेंड। तो याद रखेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा स्पीड है लाइट की। और इसलिए जब कभी थंडर होता है तो हमें लाइटनिंग पहले दिखाई देती है, साउंड बाद में आता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है वैसे साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। किसी हार्ड सॉलिड सरफेस से आवाज जाकर टकराकर वापस आती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कोई हार्ड सरफेस लाइक वॉल, मेटल शीट, हार्डवुड से साउंड रिफ्लेक्ट करता है, एंड इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इट ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल वैसे ही। एग्जाम्पल मेगाफोन। मेगाफोन आपको मालूम है, बेसिकली माइक लेने के बाद भी ये एक मेगाफोन छोटा सा हाथ में लिए रहते हैं ताकि साउंड जो है, हाँ, साउंड पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करे, बाकी अदर डायरेक्शन में मूव ना करे, तभी तो दूर तक जाएगा, है ना।
मेगाफोन, स्टेथोस्कोप। अनदर एग्जांपल, डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप यूज करता है, उस स्टेथोस्कोप की जो पाइप होती है, उस पाइप के अंदर हो रहा है रिफ्लेक्शन, और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से उनके कानों तक उनको सुनाई देता है साउंड, बिल्कुल साफ साफ। आप लोग ने कभी यूज किया स्टेथोस्कोप, देखा कितनी तेज आवाज आती है? जैसे मान लो आपने पल्स को भी सुनोगे ना, धक 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 कैसे काफी तेज सुनाई देती, क्योंकि डायरेक्ट वो हमारे ईयर्स तक पहुंच रही है सिग्नल मल्टीपल रिफ्लेक्शन से, ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है डेफिनेटली। साउंड बोर्ड मतलब आप चाह रहे हैं कि एक ये हॉल है और आप चाह रहे हैं कि साउंड सब पब्लिक की तरफ पहुंचे, तो आप यहाँ पर एक कर्व्ड साउंड बोर्ड लगा दीजिए, तो जो साउंड जनरेट होगा वो यहाँ से टकरा के नीचे चला जाएगा, टकरा कर नीचे चला जाएगा साउंड बोर्ड। हालांकि अब इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास स्पीकर्स वगैरह होते हैं, तो चारों तरफ लगाया जा सकता है। एको क्या होता है और रिवर्बरेशन क्या होता है? क्या दोनों सेम है? रिवर्बरेशन मींस एक ही साउंड को सर कई बार सुनते हैं। रिवर्बरेशन इज डिस्टरबेंस, मतलब एक बड़े हॉल में आपको आवाज, हम लोग बोलते हैं गूंज रही है, गूंज तो रही है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रहा है। कहाँ से? वॉल से, सीलिंग से, खाली हॉल, खासकर खाली हॉल। घर में भी रिवर्बरेशन कम होता है, खाली हॉल बड़े हॉल में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि दीवारों से रिफ्लेक्शन होता है, सीलिंग से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ड्यू टू द रिपीटेड रिफ्लेक्शन द हॉल, इट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। और ज्यादातर क्या होता है, ये ओवरलैपिंग हो जाती है, एक साउंड दूसरे साउंड ओवरलैप कर जाता है और हमको कुछ क्लियर सुनाई देता नहीं, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। और एको क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ अ साउंड। मैंने आवाज लगाई हेलो, तो आवाज वापस आती है हेलो, पूरा साफ हेलो सुनाई देता है। रिवर्बरेशन में हेलो सुनाई नहीं देता। आपने बोला हेलो, वापस हेलो नहीं सुनाई देगा, डिस्टरबेंस सुनाई देगा, कुछ डिस्टरबेंस था, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। व्हाट इज echo? Echo is the repetition of the sound caused by the reflection. इसका कंसेप्ट ये है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परसिस्टेंस ऑफ साउंड। परसिस्टेंस ऑफ साउंड मतलब कि हम जो भी सुनते हैं वो हमारे ब्रेन में 1/10 सेकेंड तक रहता है, वो सिग्नल हमारे ब्रेन में 1/10 सेकेंड तक रहता है। उसके बाद ही कोई नया साउंड हम सुन सकते हैं। ह्यूमन ईयर कैन ईयर टू साउंड सेपरेटली only if there is interval of 1/10 सेकेंड और मोर। मतलब एक जो है 0.1 सेकेंड के लिए जो पहला सिग्नल जो हमने सुना वो हमारे ब्रेन में रिटेन करता है, रुकता है 0.1 सेकेंड, उसके बाद ही वो डिलीट होता है और नेक्स्ट हम सुनाई देगा, ठीक है। मतलब कि आपको अगर सुनना है कोई चीज, दो बच्चे एक साथ में बोलेंगे या जल्दी जल्दी बोलेंगे एक साथ में, तो टीचर बोलते नहीं, एक एक करके बोले, क्योंकि सुनाई वो पहले वाले बच्चे की आवाज देगी, दूसरे की आवाज सुनाई ही नहीं देगी। क्यों? क्योंकि 0.1 सेकेंड के पहले पहले दूसरा सिग्नल भी आ गया, जबकि पहला सिग्नल ब्रेन में है, परसिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है कि सिग्नल जो है ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहता है, इम्पल्स, साउंड का इम्पल्स, ठीक है। अब एको का कंसेप्ट ये है, मान लो हमने यहाँ से साउंड जनरेट किया, ये साउंड गया और किसी हार्ड सरफेस से टकराकर वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस जो है डी गया और डी वापस आया, है ना। वैसे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, लेकिन इस बार जो डी है वो है 2D। डी डिस्टेंस गया और डी डिस्टेंस वापस आया। स्पीड ऑफ द साउंड 344 ले लें और टाइम
0.1 सेकेंड के बाद आना है, 0.1 सेकेंड ले लें, 1/10 भी ले सकते हैं, ठीक है, 1/10। तो व्हाट इज 2d इक्वल्स टू 34.4 और 2 से डिवाइड कर लोगे तो d इक्वल्स टू 17.2 मीटर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बस याद ये रखना कि डिस्टेंस इज 2d क्योंकि जाके वापस आ रहा है। ये है कैलकुलेशन फॉर एको एंड इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मतलब कम से कम हॉल की लंबाई 17.2 मीटर्स या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको एको सुनाई देगा, नहीं तो नहीं। ये कैलकुलेशन क्लियर हो गया सबको? यस। नेक्स्ट इज रिवर्बरेशन। जैसा मैंने बोला, रिपीटेड रिफ्लेक्शन, बट दिस इज नॉट एको, मेनी टाइम्स इट इज ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग से साउंड एक दूसरे में ओवरलैप हो जाता है और कुछ भी क्लियर सुनाई नहीं देता है। सोचिए कि आप एक थिएटर में गए हैं मूवी देखने और वहां पर रिवर्बरेशन हो रहा है, तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो हम चाहेंगे कि वहां पर रिवर्बरेशन ना हो। रिवर्बरेशन ना हो तो क्या करना है? साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक फायरबोर्ड, फेल्ट, फेल्ट मतलब वुलन क्लॉथ, कहाँ लगा देने हैं? वॉल्स में, सीलिंग में, ताकि वहां से रिफ्लेक्शन ना हो, साउंड का रिफ्लेक्शन। नीचे कारपेट लगा दो, एब्जॉर्ब कर ले। बाकी कुर्सियां रखी हैं, कुर्सियां एब्जॉर्ब कर लेंगी, है ना। फिर हैवी कर्टेन्स लगा दीजिए, विंडो पे कर्टेन, डोर पे, विंडो पे। तो ये जो है साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। साउंड प्रूफ प्रॉपर्टीज होती हैं, सीट जिसमें कुशन होते हैं, तो वो सब क्या करेंगे? बेसिकली हमें सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल चाहिए, दे आर बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, जिससे कि रिवर्बरेशन ना हो, यस। हमें सब कुछ साफ सुनाई दे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज ऑफ हियरिंग, तो हम इसको बोलते हैं हियरिंग रेंज। कहां से कहां तक? फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्ज से नीचे साउंड नहीं सुन सकता, साउंड होता तो है, सुन नहीं सकता। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर फ्रीक्वेंसी के साउंड को ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकता। ये हमारी होती है हियरिंग रेंज, रेंज ऑफ हियरिंग, ठीक है। और जिसकी साउंड की स्पीड, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 से कम होती है, उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। कौन कौन सुन सकता है इंफ्रासोनिक? व्हेल्स, एलिफेंट्स, राइनोसरस। अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम होती, इतनी धीरे होती कि पता भी नहीं चलता, है ना। आप लोग तो इस बार आया था तो कुछ लोग को पता भी नहीं चला, क्यों? उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, पता ही नहीं चला। और जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक को हम अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका एप्लीकेशन है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसकी जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, शॉर्ट में अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वर्क्स जस्ट लाइक एकोस, ठीक है, मतलब जाएगा किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आएगा, जिसकी हम इमेजिंग कर लेंगे। और इनकी हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण इसमें मच ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर होता है। बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी के अंदर तक चला जाता है, यस। ठीक है। एप्लीकेशंस में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट जो है कि बहुत बड़े बड़े जो मेटल ब्लॉक्स होते हैं उनमें अगर इंटरनल क्रैक है तो देखने से पता नहीं चलेगा, अल्ट्रासाउंड से उसको चेक करना पड़ता है। अगर कहीं पे इतनी बड़ी सी पाइप है और अंदर क्रैक है तो डेफिनेटली ये बहुत कमजोर होने वाला है, ब्रिज में अगर यूज हो रहा है तो कमजोर। तो अल्ट्रासाउंड यहाँ से साउंड वेव जाती है और टकराकर वापस आ जाती है, यहाँ डिटेक्टर को डिटेक्ट नहीं होती है, हमको समझ में आ जाता है कि इसमें फ्लॉज है, दिस इज रिजेक्टेड। नेक्स्ट, जो इनएसेसिबल पार्ट्स होते हैं, मान लीजिए कोई ट्यूब है ऐसी ऐसी जिगजैग,
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उनको साफ करने के लिए अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है। हार्ड टू रीच, जहां पहुंचा नहीं जा सकता, ब्रश नहीं डाल सकते। ये जिगजैग शेप की कोई पाइप है, आप इसको ब्रश डाल के थोड़ी साफ कर सकते हैं। सर अल्ट्रासाउंड क्या अल्ट्रासाउंड वो वेव जाकर उसको हिट करेंगी। कोई बात नहीं। यस। नेक्स्ट, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर जाएगा, इंटरनल ऑर्गन्स से टकरा के रिफ्लेक्ट होगा और उससे हम इमेज बना लेंगे। इट वर्क्स जस्ट लाइक एकोस, और उसकी जो पिक्चर बनेगी कंप्यूटर पे, जो इमेज बनेगी, उससे जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इंटरनल ऑर्गन्स के, क्या पोजीशन है लिवर में, स्वॉलन लिवर तो नहीं है, पैनक्रियाज में, किडनी में स्टोन तो नहीं है, बाकी सब इंटरनल ऑर्गन्स नॉर्मल साइज के हैं, ठीक है, एबनॉर्मलिटी कुछ तो नहीं है। और सेम टेक्निक यूज होती है टू स्टडी द हार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एकोकार्डियोग्राफी। न्यूबॉर्न बेबी की हेल्थ के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज होता है, इमेजेस से पता चल जाता है। कई बार किडनी में स्टोन होता है, और अगर स्टोन छोटा है तो अल्ट्रासाउंड के मदद से उसको तोड़ देते हैं। अल्ट्रासाउंड जनरेट होगा, वो स्टोन को जाकर हिट करेगा, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कि वो उसको तोड़ देगा, एंड इट इज फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी। और अगर किडनी में नहीं है, कहीं और जगह है, तो फिर ऑपरेट करना पड़ता है, और यहाँ बिना ऑपरेशन के हो गया, ठीक है, इसको अल्ट्रासाउंड से। और सेम टेक्निक हो जाएगी सोनार। कितने डेप्थ पे जो शिप चल रही है उसको लोकेट करने के लिए, अंडर सी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फिश है कि नहीं, कहाँ फिश है, शिपरेक्स कहीं पड़ा है, सबमरीन इसके नीचे तो नहीं है, हिडन रॉक्स, ये सब ढूंढने के लिए भी सोनार टेक्निक यूजेस द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये भी कौन सा टेक्निक यूज करता है? अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एको बोल सकते हैं आप। ये एक शिप है, ठीक है, इसने एक ट्रांसमीटर डिटेक्टर है, ट्रांसमीटर से साउंड ट्रांसमिट हुआ, सी बेड पर जाकर टकरा के वापस आया, इसने डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया, कितना टाइम लगा ये साउंड वेव वापस आने में, फिर फॉर्मूला वही d इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम डिवाइड बाय 2d था। इस टेक्नोलॉजी से कैलकुलेट किया जा सकता है, हालांकि आजकल सब डिजिटल है, सारी रीडिंग्स दिखाता रहता है, इतने डेप्थ पे चल रहे हैं, ठीक है। बैट यूजेस इकोलोकेशन मेथड। इकोलोकेशन मतलब वो बिल्कुल यही टेक्निक यूज करता है सोनार वाली, ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करता है सिग्नल, किसी ऑब्जेक्ट को टकरा कर वापस आएगा, उसको डिटेक्ट कर लेता है, इससे वो अपने ब्रेन में इमेजेस बना लेता है कि सामने कहाँ रास्ता सेफ है, कहाँ से उड़ना, कहाँ से नहीं। इस तरीके से उड़ने से वो कहीं टकराता नहीं है। इसी तरीके से वो अपने प्रे इंसेक्ट्स को खाना है वो ढूंढता है। डॉल्फिन्स ऑल्सो यूज दिस मेथड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में और चीजें आ रही हैं, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। लाउडनेस तो आपको पता ही, मान लो बैंड बजा रहे ढम ढम, तो इसका क्या ज्यादा है? लाउडनेस ज्यादा है। लाउडनेस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द एम्पलीट्यूड, मोर द एम्पलीट्यूड मोर द लाउडनेस, ठीक है। ये बहुत लाउड है, लेकिन इसके साउंड वेव्स बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं करेंगे, क्योंकि लाउड तो है लेकिन इसकी पिच कम है, ठीक है। अच्छा, लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल, dB, सॉफ्ट टॉकिंग 65 dB, नॉइजी फैक्ट्री 100, जेट 50 मीटर दूर जेट है तो 130, इतना ज्यादा, ठीक है। और साउंड अगर एक लेवल से ज्यादा हो जाए उसको हम साउंड पोल्यूशन भी बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन। पिच डिपेंड्स
डायरेक्टली ऑन द फ्रीक्वेंसी, मोर द फ्रीक्वेंसी मोर द पिच। पिच मतलब दूर तक सुनाई देना। एक छोटे बच्चे की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है, एक अडल्ट मेल की आवाज उतनी दूर तक सुनाई नहीं देती। तो पिच जो है बेबी की मोर देन द पिच ऑफ द फीमेल, एंड पिच ऑफ द फीमेल इज मोर देन द पिच ऑफ द मैन, मेल। फ्रीक्वेंसी का फर्क है, तो दूर तक सुनाई देती है आवाज। एंड क्वालिटी, आपको कैसे पता चलता है कि सितार बज रहा है कि संतूर? दोनों ही स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है लेकिन म्यूजिक अलग अलग है, हम उसको बोलते हैं क्वालिटी, दैट इज टिम्ब्रा। ठीक है।